भाई साहब, हमारी यूपी में एक कहावत है, रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई। यही हालत आज अमेरिका की है। खैर, मैं रियाज अहमद, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। अमेरिका और ईरान जंग से मुतालिक आज की बड़ी खबर ये रही। भाई साहब, पिछली वीडियो में एक भाई ने सवाल पूछा था, काफी अच्छा सवाल था, कि अमेरिका ने बातचीत के लिए पाकिस्तान को क्यों चुना, इजराइल ने उसे क्यों नहीं रोका। इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, लेकिन इससे पहले आज की बड़ी खबरें सुन लीजिए। राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से पहले लगी आग ने न सिर्फ एक बड़े प्रोजेक्ट को झटका दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेल रिफाइनरियों में हो रही लगातार आग की घटनाओं की एक पैटर्न की ओर भी ध्यान खींचा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये महज हादसे हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। 20 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 2 बजे राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी HRRL के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट CDU सेक्शन में भीषण आग लग गई। ये आग उस समय लगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन यानी 21 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने वाले थे। आग लगने के बाद उद्घाटन कार्यक्रम को टालना पड़ा। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हीट एक्सचेंजर सर्किट में वाल्व या फ्लैंज से हाइड्रोकार्बन का रिसाव आग का कारण बना। हालांकि सुरक्षा में लापरवाही से लेकर तोड़-फोड़ तक हर एंगल से जांच की जा रही है। इतनी बड़ी घटना के बाद जांच NIA को सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। भाई साहब, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के 5 अलग अलग देशों में आग के धमाके हुए हैं। ये घटना कोई अलग मामला नहीं है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद से यानी 28 फरवरी 2026 से अब तक दुनिया भर में कम से कम 6 बड़े संयंत्रों में आग लगने की घटना हुई है। भारत के अलावा अमेरिका के टेक्सास में वेलोरा, पोर्ट आर्थर और मैराथन एल पासो रिफाइनरियों में विस्फोट और आग की घटनाएं हुई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी रिफाइनरी में आग लगी और वो अभी तक पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा इक्वाडोर और मैक्सिको में भी रिफाइनरियों में आग की घटनाएं दर्ज की, जबकि रूस के रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। इन घटनाओं ने सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा को जन्म दिया है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति को बाधित करने की एक सुनियोजित साजिश। एक उत्तरी अमेरिकन यूजर ने दावा किया कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि तेल आपूर्ति को बाधित करने का एक पैटर्न है। एक यूजर ने आग लगने से 4 दिन पहले ही आशंका जताई थी कि दुश्मन भू राजनीतिक कारणों से तेल की कीमतें बढ़ाने और भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए रिफाइनरियों में आग लगा सकते हैं। अमेरिका ईरान जंग में ऊर्जा सबसे बड़ा हथियार बन गई। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू गई। इसी बीच अगर दुनिया भर में रिफाइनरियां ठप होने लगी तो इसका सीधा फायदा उन देशों को होगा जिनके पास सबसे बड़े तेल भंडार हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है, वह अभी तक वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। भारत सरकार ने मामले की गहन जांच का आदेश दे दिया। हालांकि अभी तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था या महज तकनीकी खामियों के चलते हादसे हुए हैं। लेकिन जिस तरह युद्ध के समय दुनिया भर की रिफाइनरियों में एक साथ आग लग रही है, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। भाई साहब, वहीं दूसरी तरफ मॉस्को के डोमोडेदोव एयरपोर्ट पर रूसी सुरक्षा बलों ने तेल अवीव से आई एक उड़ान के 40 से अधिक इजरायली यात्रियों को हिरासत में लिया है। ये घटना रविवार 19 अप्रैल 2026 को हुई और इसने इजराइल और रूस के बीच एक गंभीर राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। हिरासत में लिए गए यात्रियों में रूसी नागरिकता रखने वाले दोहरे नागरिक और सिर्फ इजरायली पासपोर्ट रखने वाले दोनों शामिल थे। रूसी अधिकारियों का आरोप था कि ये व्यक्ति ईरान के खिलाफ आक्रामकता में शामिल हो सकते हैं, जिसका अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच संयुक्त रूप से संचालन किया था। हिरासत के दौरान यात्रियों को करीब 5 घंटे तक भोजन, पानी और शौचालय की सुविधा से वंचित रखा गया। सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाते हुए यात्रियों को अपने मोबाइल फोन अनलॉक करने का आदेश दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पूछताछ के दौरान रूसी अधिकारियों ने यात्रियों से साफ कहा कि ईरान रूस का
सहयोगी है और ईरान का दुश्मन हमारा भी दुश्मन है। उन्होंने ये भी बताया कि मॉस्को में उसका आना स्वागत योग्य नहीं और वे यूं ही आ गए। इजरायली विदेश मंत्रालय को इस घटना की जानकारी मिलते ही सतर्क हो गया। विदेश मंत्री गिदोन सार ने तुरंत मॉस्को में इजरायली दूतावास और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। इजरायल ने रूस को साफ संदेश दिया कि ये व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार है और इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा। इजरायली हस्तक्षेप के बाद सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज और न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिकी टीम इस्लामाबाद जा रही है और एक समझौता आज हो जाएगा। हालांकि ईरान की तरफ से अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि वो इस वार्ता में शामिल होगा। प्रेस टीवी की इस रिपोर्ट ने ट्रंप के दांव पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ कहा था कि तेहरान की फिलहाल अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर में हिस्सा लेने की कोई योजना नहीं है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी जारी है और वाशिंगटन की अत्यधिक मांगें पूरी नहीं होती तब तक वह बातचीत की मेज पर वापस नहीं जाएगा। ईरान की इस अनुपस्थिति ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान ने इस वार्ता की मेजबानी के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और अब ईरान के न आने से इस्लामाबाद की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो गया। पाकिस्तानी अधिकारी अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है ईरान की ये अनुपस्थिति सिर्फ मोलभाव की रणनीति हो। वहीं अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद पहुंचने की खबरें हैं, लेकिन जब तक ईरानी टीम नहीं आती तब तक वार्ता शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। यह स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब 22 अप्रैल की संघर्ष विराम समाप्ति की डेडलाइन नजदीक आ रही है। फिलहाल भाई साहब सारी निगाहें तेहरान पर टिकी हैं। अगर ईरान ने वार्ता में आने से इनकार किया तो 22 अप्रैल के बाद फिर से युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के संयुक्त युद्ध को कड़े शब्दों में पागलपन करार दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और इस क्षेत्र में अस्थिरता और मानवीय पीड़ा के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस संघर्ष को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ टीवी होस्ट टकर कार्सन ने ट्रंप को चुनाव में समर्थन देने के लिए माफी मांगी। अमेरिकी टेलीविजन होस्ट टकर कार्सन ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। कार्सन ने कहा है कि यह निर्णय आने वाले वर्षों तक उनके विवेक पर बोझ बना रहेगा। उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए भी ईमानदारी से क्षमा याचना की। कार्सन ने कहा कि उन्हें अब समझ में आ गया कि उनके समर्थन ने एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता में पहुंचाने में मदद की जिसकी नीतियों ने दुनिया में तबाही मचा दी। ये माफीनामा उस समय आया है जब ट्रंप के खिलाफ ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में आलोचनाएं तेज हो गई हैं। वहीं भाई साहब दूसरी तरफ प्रोफेसर मरांडी ने पीएस मॉर्गन से 3 बार पूछा। प्रोफेसर मरांडी ने मशहूर पत्रकार पीएस मॉर्गन से एक बेहद सीधा और कठिन सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप मानते हैं कि नस्लीय वर्चस्ववाद पर आधारित कोई शासन अवैध है या नहीं। मरांडी ने यह सवाल 3 बार मॉर्गन से दोहराया, लेकिन हर बार मॉर्गन ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने टालमटोल की या चुप्पी साध ली। मरांडी का यह सवाल सीधे तौर पर इजराइल की नीतियों और अमेरिकी विदेश नीति पर एक करारा तंज था। जब मॉर्गन ने तीनों बार जवाब देने से इनकार किया तो मरांडी ने कहा कि यह चुप्पी ही असल में उस सवाल का जवाब है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मॉर्गन की जमकर आलोचना हो रही है और लोग उन पर दोहरे मापदंडों का आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब अगली खबर गजा से है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों अवैध बासिंदों ने एक स्कूल पर हमला करके एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। फिलिस्तीनी रेड क्रिश्चियन सोसाइटी के अनुसार रमल्ला के पूर्व में अल मुगैयर गांव के बॉयज स्कूल में दोपहर के समय इजरायली बस्तियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में एक 13 वर्षीय छात्र और एक 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वफा न्यूज एजेंसी के अनुसार बस्तियों ने स्कूल पर हमला करते हुए बिना किसी भेदभाव के फायरिंग की। पीड़ितों में एक स्कूली बच्चा भी शामिल है जो अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल गया था। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले के बाद
पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है। इस बीच कतर ने इजरायल के लेबनान संप्रभुता के उल्लंघन सख्त प्रतिक्रिया दी है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा है कि कतर लेबनान की एकता और संप्रभुता का समर्थन करता है और वो लेबनान और उसके लोगों पर हमलों की निंदा करता है। अब आते हैं भाई साहब उस सवाल के ऊपर जिसको एक भाई साहब ने पूछा था कि अमेरिका बातचीत के लिए पाकिस्तान को क्यों चुना, जबकि पाकिस्तान और इजराइल में शदीद मुखालफत है और इजराइल का अमेरिका पर पूरा कंट्रोल है। यानी इजराइल जैसा चाहता है अमेरिका वैसा करता है। तो फिर इस मामले में इजराइल ने कोई रोड़ा क्यों नहीं अटकाया? ऐसा क्या है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ही बातचीत के लिए चुना, जबकि उसके सामने कई विकल्प मौजूद थे। वो भारत को भी चुन सकता था। इसके अलावा वो ओमान या फिर किसी यूरोपीय देश जैसे फ्रांस या ब्रिटेन भी मध्यस्थ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को ही क्यों चुना है और इजराइल ने इस पर कोई रोड़ा क्यों नहीं अटका? भाई साहब, ये सवाल बहुत ही अच्छा और तर्कसंगत है। ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में जरूर उठेगा जो पाकिस्तान के इतिहास से वाकिफ है। भाई साहब, ये सवाल इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी गर्दिश कर रहा है और इसका कोई एक सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। मैं एक इतिहासकार होने के नाते साहब मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई इतिहास विषय में की है और मेरा मानना है, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि दुनिया में किसी भी जंग के पीछे की क्या वजह है और आगे इस जंग में क्या हो सकता है, इसका जवाब एक इतिहासकार ही दे सकता है, क्योंकि वो देशों के इतिहास के बारे में जानता है और इतिहास ही भविष्य का निर्माण करता है। भाई साहब, इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग जवाब बताए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और उसके रिश्ते जो है वो चीन से बहुत बेहतर हैं और अमेरिका के साथ तो हैं ही, तभी उसने चुना है। इसके अलावा पाकिस्तान के रिश्ते ईरान से बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हैं। इसके साथ साथ सऊदी के भी रिश्ते पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि उनमें सैनिक स्ट्रेटेजिक मुआहदा भी है, यानी सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पे हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। दुनिया के किसी भी जंग में जिस देश के पास परमाणु बम होता है उसकी एक अपनी अलग अहमियत होती है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर परमाणु बम है तो दुनिया उसकी तरफ देखती है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। और दूसरी बात भाई साहब कि ईरान भी एक इस्लामिक मुल्क है और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक मुल्क है, तो ईरान पाकिस्तान पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकता है। तो ईरान पाकिस्तान पर और देशों की तुलना में पाकिस्तान पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा जो मानना वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये बात अभी तक दुनिया की किसी भी मीडिया पर किसी एनालाइजर या पत्रकार ने नहीं कही, लेकिन मैं आपको बहुत अंदर की खबर बताने जा रहा हूँ। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को इस बातचीत का मध्यस्थ बनाना पाकिस्तान को सिर्फ इस जंग में खींचने का एक बहाना है। अमेरिका किसी भी तरीके से पाकिस्तान को इस जंग में खींचना चाहता है और जब पाकिस्तान इस जंग में शामिल होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सऊदी की तरफ से शामिल होगा, क्योंकि सऊदी के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है कि सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। और इसके लिए पाकिस्तान ने अपने तकरीबन 10,000 सैनिक और कई फाइटर जेट सऊदी में उतार भी दिया है। और अब अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि ईरान तमाम मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला करेगा, जैसा उसने पिछली बार किया था। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला करेगा तो सऊदी के बचाव में तो पाकिस्तान को भी हमला करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी किसी मुस्लिम ममालिक पर परमाणु बम नहीं मारेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन भाई साहब इसकी आड़ में
इजराइल ईरान पर परमाणु बम मारेगा और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आएगा, यही अमेरिका की मंशा है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।